Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is impact of globalization on agriculture. जैसा कि इस चैप्टर से रिलेटेड हम प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ चुके थे, मेजर क्रॉप से पढ़ चुके थे, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ चुके थे एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ चुके थे एंड जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में ये भी डिस्कस कर चुके थे। हम भूदान एवं ग्रामदान मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। तो इसी के साथ ही ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फेनोमेनन, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये कोई आपका न्यू फेनोमेनन या ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपका कब से है, अगर इंडिया में हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये आपका जब ब्रिटिश रूल हुआ था इंडिया में उस टाइम से चला आ रहा है, या कह सकते हैं जो हमारा कॉलोनाइजेशन था या जो हमारा कॉलोनाइजेशन पीरियड था तब से चला आ रहा है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इन द 19th century when European traders came to India, at the time to Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crop। तो स्टूडेंट जब 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए थे तो उस टाइम वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। तो वो किस चीज़ का ट्रेड करते थे ये आपको ध्यान में रखना है। उस टाइम पे ये जो इंडियन स्पाइसेस होते थे या जो हमारे यहाँ से मसालों को वो एक्सपोर्ट करते थे एंड वहाँ पे अपने कंट्री में ले जाके वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, या कह सकते थे वो वहाँ पे यहाँ पर से तो वो काफ़ी चीप रेट में ले जाते थे। जो स्पाइसेस थे वहाँ पे वो उनको काफ़ी कॉस्टली बेचते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, जो हमारे साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर के जो फार्मर्स थे उनको इनकरेज किया किसको, मसालों को ग्रो करने के लिए। तो अगर स्पाइसेस की बात करें तो जो स्पाइसेस हैं उनके लिए अगर वेदर कंडीशन या क्लाइमेट की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है या जो केरला एंड तमिलनाडु वाला पार्ट है वहाँ पे आपके स्पाइसेस सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो जो ये यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इन लोगों ने जो साउथ इंडियन लोग थे उनको काफ़ी इनकरेज किया ताकि वो जो ये स्पाइसेस हैं उनको ग्रो कर सकें। एंड टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें हम तो इस टाइम पे भी हम जो है जो स्पाइसेस हैं उनको काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट होने वाले आइटम हैं उनमें हमारे जो स्पाइसेस हैं वो भी इंक्लूड हैं। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो अगर हम ब्रिटिश पीरियड की ही बात करें तो उस टाइम पे जो पहली चीज़ थी जो कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्होंने इंपोर्ट किया वो तो आपका स्पाइसेस थे। एंड अगर सेकेंड थिंग की बात करें तो उसके बाद वह कॉटन को भी इंपोर्ट करने लग गए। एंड जो इंडियन कॉटन था उस पर ही उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डिपेंड हुआ करती थी, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपका कॉटन ही होगा। तो इसलिए वो कम्प्लीटली इंडिया पर ही डिपेंड हो गए। एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जो इंग्लैंड में आपका मैनचेस्टर एंड जो लिवरपूल है, ये दो एरियाज जो हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही काफ़ी फेमस हैं। एंड अगर हम जो मैनचेस्टर एंड जो लिवरपूल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इनकी डिपेंडेंसी की बात करें तो ये इंडिया का जो गुड क्वालिटी का कॉटन होता था उस पर ही ये दोनों एरियाज या जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं ये डिपेंड हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन है उसके जो मेन सिटीज़ हैं या जो कह सकते हैं जो जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंडस्ट्री के ही नाम से जाना जाता है या वहाँ इंडस्ट्री के नाम से ही फेमस है, जो दोनों ये जगह हैं मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, ये भी जो इंडिया से आने वाला कॉटन था उस पर ही डिपेंड हुआ करता था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिया के कॉटन की डिमांड थी वो कितनी ज़्यादा थी इंग्लैंड में। एंड यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार।
This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain, and they were unable to grow food grains to sustain their families. तो स्टूडेंट आपने जो पहले की क्लास है या सिक्स या सेवन्थ एट्थ में आपने जो है चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था आपका बिहार से। 1917 में ये चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? बिहार से। तो जो ये चंपारण है यह एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि या कह सकते हैं जो चंपारण मूवमेंट है इसके स्टार्ट होने का मेन कॉज क्या था या रीजन क्या था। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने यहाँ के जो फार्मर्स थे उनको जो इंडिगो है उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी फोर्स बनाया, क्योंकि इंडिगो या जिसको हम नील बोलते हैं ये ब्लू कलर का होता है एंड इसका यूज होता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए, उनको कलर करने के लिए। तो ये भी एक रॉ मटेरियल ही बन जाता है अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो। जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने जो बिहार या जो चंपारण एरियाज के जो फार्मर थे उनको फोर्सफुली जो है ये इंडिगो को ग्रो करने के लिए काफ़ी प्रेशर बनाया। तो जिससे क्या हुआ कि वो जो अदर फूड ग्रेन होते थे उनको ग्रो नहीं कर पाते थे, जिस कारण से जो उनकी फैमिली थी उनके खाने पीने के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा होने लग गई थी। तो स्टूडेंट आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश थे या जो ब्रिटिश ट्रेडर थे तो ये लोग कम्प्लीटली अपने इंडस्ट्रीज या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके लिए इंडिया पे ही डिपेंड हुआ करते थे। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो उस पर भी ये इंडिया पे डिपेंड थे। अगर इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका जो रॉ मटेरियल है जैसे कि कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, उसके लिए भी ये इंडिया पे ही डिपेंड हुआ करते थे। तो इट मीन्स कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो तो हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। प्रेजेंट टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है वहाँ पर इंडिया की क्या पोजीशन है। एंड अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agricultural in those countries. सो स्टूडेंट अगर हम 1990 के बाद की ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको काफ़ी जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। स्टूडेंट जैसे कि जो इंडिया है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किन चीज़ों के मामले में, जैसे राइस हो गया, कॉटन है, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, जूट है एंड जो स्पाइसेस हैं या जो हमारे अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके मामले में हम जो है एक अच्छे खासे या इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद भी अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बात करें या उनसे compete करने के मामले में बात करें तो हम लोग जो हैं अगर या जो इंडियन हैं या जो इंडियन फार्मर्स हैं वो काफ़ी दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। या इसका कारण क्या है, इसका मेन कॉज क्या है, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका मेन कॉज ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको हाईली सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है कंपैरिजन टू इंडिया में जो है फार्मर्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है फार्मर्स को अच्छी खासी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस हासिल कर पाते हैं। एंड स्टूडेंट अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें या अगर हम जो इंडियन फार्मर्स हैं उसकी बात करें तो प्रेजेंट टाइम में वह काफ़ी दिक्कतों को फेस कर रही है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि जो एग्रीकल्चर है उसको सक्सेस बनाने के लिए या जो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन में हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। एंड जो हमारे मार्जिनल जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको हेल्प करनी होगी गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के थ्रू उनको सब्सिडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम जो है जो मार्जिनल फार्मर हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करा सकें। And the Green Revolution promised much, but today it's under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to the overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity.
तो स्टूडेंट अगर हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी बात करें, तो जो इंडिया के एग्रीकल्चर के फील्ड में एक जो रेवोल्यूशन आया वो तो उसके थ्रू ही हमें काफ़ी बड़े प्रॉमिस तो कर दिए गए थे, लेकिन आज हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी बात करें तो वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उस पर ये कई आरोप लगे हैं कि जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने जो है ओवर यूज किया केमिकल्स का, एंड जो हमारे इरिगेशन के सोर्स थे उनको सुखा दिया गया या उनका काफ़ी यूज कर लिया गया, एंड जो डाइवर्सिटीज़ है उसको वेनिश कर दिया गया था उसके थ्रू ही। तो ऐसे कई सारे ये फैक्टर हैं जिससे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आज वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। एंड द कीवर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो एक नया टर्म चला हुआ है या एक नई एग्रीकल्चर के फील्ड में कह सकते हैं एक नई रेवोल्यूशन चली हुई है जिसका नाम है जीन रेवोल्यूशन, या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जीन रेवोल्यूशन है या ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे सीड्स को डेवलप किया जाता है जो कि हाइब्रिड भी हो एंड जिस पे आपका जो इंसेक्ट है वो उसको इफेक्ट ना कर पाए, या कह सकते हैं ऐसे सीड को डेवलप करते हैं जिससे कि जो प्लांट हो या जो उस पे फल लगे आपके या जो भी सब्जियां लगे उसको जो इंसेक्ट हैं वो उस पर इफेक्ट ना डाल पाए या उस क्रॉप को ख़राब ना कर पाए। तो इसके लिए ही हम डिपेंड करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। तो इस पे क्या करते हैं हम जो पावरफुल सप्लीमेंट है उनका यूज करते हैं, या जो दो उसकी ब्रीडें होती हैं उसका क्रॉस करा के या उसमें कई सारी चीज़ें या कई चीज़ें इन्वेंट करके उसको हम डेवलप करते हैं, या कह सकते हैं जो ऐसे हाइब्रिड वेराइटीज वाले सीड्स को डेवलप करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये तो बात होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है उसके बारे में। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन ए नेगेटिव मैनर। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में काफ़ी फेमस है, या कह सकते हैं वोग में है या प्रचलन में है। इसको ज़्यादातर जो प्रेजेंट टाइम में है हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको ही प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है आपको जो है केमिकल्स का यूज नहीं करना है एंड जो फर्टिलाइज़र है उनका यूज भी नहीं करना है या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, तो अगर हम ये जो फैक्ट्री मेड केमिकल हैं या जो फर्टिलाइज़र हैं या जो पेस्टिसाइड हैं इनका यूज नहीं करेंगे तो जो है हमारे एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। तो हम एनवायरनमेंट को भी काफ़ी हद तक इससे बचा सकते हैं। एंड फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव ए bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 833 million, which depends upon 250 million hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person. तो स्टूडेंट जो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जो इंडियन फार्मर्स है उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी डार्क है, कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो वो दिनों दिन क्या हो रहा है उसमें कमी आते रह रही है। एंड अगर इसी हिसाब से हम फूड ग्रेन को ही उस पर ग्रो करने लग गए तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि जो इंडियन फार्मर्स है उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर हम इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो वहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 833 मिलियन। अगर हम इसी के कंपैरिजन में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी बात करें, या कह सकते हैं जो ये रूरल पॉपुलेशन है 833 मिलियन, ये जो कितनी लैंड पे डिपेंड करती है, ये आपका डिपेंड करती है 250 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे डिपेंड कर रही है ये, या कह सकते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर डिपेंड कर रही है। अगर हम इस हिसाब से या एक एवरेज लगाते हैं, या जो पर यूनिट हमारा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका पर यूनिट जो है लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो आपका हाफ हेक्टेयर से भी कम लैंड आ रही है उसके हिस्से में। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर इस लैंड पे हम फूड ग्रेन्स को ही डेवलप करें
तो इससे जो है हमारे फार्मर्स की जो इकोनॉमी है वो भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी, एंड इससे जो है उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इसके लिए जो इंडियन फार्मर्स है उनको क्या करना चाहिए कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को ही ग्रो करना चाहिए या उसकी ही क्रॉपिंग करनी चाहिए। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए? तो इंडियन फार्मर्स को चाहिए कि जो अपना क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करें, या जो सीरियल्स जो अभी तक जो हम क्रॉप को ग्रो कर रहे थे उसके जगह हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करें। सो इससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सिमेंटेनियसली बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. And India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. तो अगर हम बात करें कि जो इंडिया में जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है या जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करने की ज़रूरत है हमें। एंड जो हमारे क्रॉप है या उसकी जगह हम कह सकते हैं हाई वैल्यू क्रॉप को ही ग्रो करना चाहिए हमें। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम्स इंक्रीज होगी, एंड जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो रेड्यूस होने लग जाएगा। एंड जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको क्या चाहिए कि वो फ्रूट्स को ग्रो करें, या जो मेडिसिनल हर्ब है उसको ग्रो करें, फ्लावर्स को ग्रो करें, वेजिटेबल्स को ग्रो करें, एंड जो बायोडीजल क्रॉप्स हैं जैसे कि जेट्रोफा एंड जोजोबा है तो इनको ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम इरिगेशन के नीड की बात करें तो ये जो सारी चीज़ें हैं या ये सारे जो क्रॉप्स हैं, अगर राइस एंड जो शुगर कैन है इनके कंपेरिजन में बात करें तो इनको यह कम इरिगेशन में भी ग्रो कर जाती हैं। तो इससे एंड अगर हम ये सारी जो क्रॉप है इसके क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है इनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने यह डिस्कस कर लिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका हमारे एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो क्या है, एंड जो हमारा जो जीन रेवोल्यूशन चल रहा है या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है वो क्या होता है। तो इसी के साथ ही यह चैप्टर कंप्लीट होता है।